रमजान में मौलाना गैंग नहीं मचा पाएगा हुड़दंग। योगी ने कट्टरपंथियों पर चलाया चाबुक। रमजान की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन योगी का सख्त फरमान अभी से आ गया है, जिसके बाद यूपी में कट्टरपंथी भागे भागे फिर रहे हैं। योगी ने ऐसा फरमान सुनाया है कि मौलाना गैंग में खलबली मच गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस दौरान उन्होंने होली, रमजान सहित आगामी त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 सालों से प्रदेश में सभी धर्मों और समुदायों के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं। भविष्य में भी ये सद्भाव के साथ ही बनाए जाने चाहिए। उन्होंने 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व की तैयारियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को रूट प्लान के साथ ट्रैफिक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों, रोहिंग्याओं को भी चिन्हित किया जाए। देश प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रमजान को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट। इस बार रमजान की शुरुआत 28 फरवरी या फिर 1 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि रमजान का महीना किस दिन से शुरू होगा, ये पूरी तरह से चांद दिखने पर ही निर्भर करता है। आधिकारिक तौर पर शाबान खत्म होने के बाद और रमजान का नया चांद दिखाई देने के बाद ही रमजान की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में अगर 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आता है तो 1 मार्च को रोजेदार पहला रोजा रखेंगे और 1 मार्च नजदीक है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि हर बार रमजान पर देखा जाता है कि कुछ कट्टरपंथी हुड़दंग मचाते हैं और यूपी में माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो, उसके लिए पहले से ही अधिकारियों और पुलिस को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। रमजान में मस्जिदों से उतारे जाएंगे लाउड स्पीकर। सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के बज रहे लाउड स्पीकरों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि कई इलाकों से इस संबंध में शिकायतें मिल रही हैं, जहां धार्मिक परिसरों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत नोटिस जारी किया जाए और अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई मस्जिदों में ऐसा देखने को मिला है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था, धार्मिक स्थल में प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किसी का कानूनी अधिकार नहीं है, जबकि इसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए लाउडस्पीकरों के प्रयोग को अधिकार नहीं कहा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात पीलीभीत के मुख्तियार अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मस्जिद पर फिर से लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि पूजा स्थल मुख्यतः ईश्वर की प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना अधिकार का विषय नहीं हो सकता है, खासकर तब जब ऐसा प्रयोग आसपास रहने वालों के लिए परेशानी का कारण बनता हो, यानी लाउडस्पीकर से आसपास के लोगों को परेशानी होती हो। जिसके बाद योगी ने सख्ती से लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। रोहिंग्याओं को लेकर भी योगी का सख्त निर्देश। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों, रोहिंग्याओं को चिन्हित करें। देश प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूपी में रोहिंग्याओं पर योगी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में पिछले दिनों यूपी में जिस तरह से रोहिंग्याओं को लेकर खुलासा हुआ था, उसके बाद से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सालोन में 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद हुई पड़ताल में पता चला था कि इन सभी का इस्तेमाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यूपी समेत
अन्य राज्यों में बसाने के लिए किया जा रहा था। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इस मामले की जांच यूपी एटीएस लगातार कर रही है। एटीएस की जांच में हुआ था बड़ा खुलासा। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कराकर अधिकांश घुसपैठियों के कागजात यूपी में ही तैयार कराए जा रहे हैं। हालांकि इन्हें बसाया जा रहा है और एक राज्य में नहीं, अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा है। अब तक की यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल के रास्ते से यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में लाकर रखा जाता था। इसके बाद इन सभी रोहिंग्याओं की तस्वीर खींचकर उनके दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता था। इसके लिए दलाल छोटे जिले जैसे रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, बस्ती, संभल, सहारनपुर में अपने ऐसे एजेंट को जिम्मेदारी देते थे जो पहले से ही जन सुविधा केंद्र चला रहे होते थे। ये एजेंट उनके जन्म प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाते थे। उसके बाद उसी के आधार पर आधार कार्ड बनवाकर उन्हें पहले से गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में ठहराए गए रोहिंग्याओं को बांट दिया जाता था। भाषा बोली के हिसाब से राज्यों में भेजे जाते थे रोहिंग्या। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया था कि यूपी के अलग अलग जिलों में दस्तावेज तैयार करवाने के बाद रोहिंग्याओं को हिंदी बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। करीब 2 महीने उन्हें भाषा सिखाने के बाद हर ग्रुप को उसके बोलने के लहजे के हिसाब से अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था। इसमें दिल्ली, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। यहां ये रोहिंग्या यूपी के निवासी बनकर रहते और मजदूरी करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि यूपी में चुनाव के समय इन सभी रोहिंग्याओं को उनके दस्तावेज से संबंधित गांव भी बुलाया जाता। इतना ही नहीं, इन्हें पैसों का लालच देकर इनसे देश विरोधी गतिविधियां भी अंजाम दिलाई जाती थी, जिसमें सरकार के खिलाफ विद्रोह, गजबाए हिंद के अभियान में शामिल होना, दंगों और हिंसा में शामिल होना। यूपी एटीएस की जांच में यह भी सामने आया था कि बीते कुछ समय में यूपी के अलग अलग जिलों से दस्तावेज तैयार करवा रहे रोहिंग्याओं को सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर भेजा गया। इसके पीछे जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश माना गया। बंगाल से वाराणसी, कानपुर आते थे रोहिंग्या। सभी रोहिंग्या बंगाल से वाराणसी और कानपुर आते हैं। यहां कागज तैयार करवाकर ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन खुद मानता है कि उनके यहां बांग्लादेश और म्यांमार के 13,500 लोग रहते हैं, जिसमें से 6,523 रोहिंग्या हैं। जम्मू, सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग में सबसे ज्यादा रोहिंग्या जाकर बस गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने अपने गजबाए हिंद मिशन को पूरा करने और भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी फौज को तैयार किया था। पीएफआई ने बीते कुछ सालों में रोहिंग्याओं को ऐसी बस्तियों में प्लांट किया है जहां मिलीजुली आबादी रहती है और संवेदनशील इलाकों में वो शामिल है। पीएफआई का मकसद छोटे छोटे मसलों को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर छोटे से विवाद को बड़ी हिंसा और दंगे में बदलना होता था। हालांकि यूपी एटीएस ने पीएफआई के कई सरगनाओं को गिरफ्तार कर सैकड़ों रोहिंग्याओं को ऐसी बस्तियों से पकड़ा है। मिशन के तहत प्लांट किए जाते हैं रोहिंग्या। पूर्व डीजीपी एके जैन के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक मिशन के तौर पर
संवेदनशील इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्लांट किया जा रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और राजनीतिक लाभ के तौर पर किया जा सके। बीते कुछ सालों में एटीएस ने यूपी में सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी की है। इन रोहिंग्याओं को संवेदनशील इलाकों में जानबूझकर प्लांट किया जाता है, फिर स्थानीय नेताओं और पीएफआई जैसे संगठन के लोग इन्हें संरक्षण भी देते हैं। जैन कहते हैं कि इन रोहिंग्याओं के दस्तावेज यूपी के जिलों में बनवाने के पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक लाभ उठाना होता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सख्त बयान दे चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों और रोहिंग्याओं पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे जिहादियों में खलबली मची हुई है। फिलहाल रमजान से पहले योगी कट्टरपंथियों पर चाबुक चलाने को तैयार है और रोहिंग्याओं पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो कुछ मौलाना गैंग के सदस्यों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन योगी यूं ही कार्रवाई करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो योगी का बुलडोजर भी एक बार फिर गरजता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।